Good evening, everyone. We are beginning with the current affairs lecture. We are doing Indian economy. So, क्या हम लोगों ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कल कर लिया था? नहीं किया था. वेरी गुड. आर यू अवेयर व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग? बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए. आर यू अवेयर व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग? यस, नो? ठीक है, आप लोग को जवाब नहीं दे रहे, हम ये मान के चल रहे हैं आपको आता है. ठीक है, अब से अगर आप किसी चीज के लिए मना नहीं करेंगे, हम ये मानेंगे आपको आता है. ठीक है. आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की गाइडलाइंस रिव्यू की है. ठीक है, दे हैव चेंज द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. ठीक है, क्या है चेंज गाइडलाइंस? न्यू कैटेगरीज आर एडेड इनटू द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. व्हाट आर दीज न्यू कैटेगरीज? दैट द बैंक फाइनेंस दैट आर being taken up to 50 crore. ठीक है, that is priority sector lending. Second, the loans to the farmers for both installation of solar power plants and solarization of grid connected agricultural pumps. ये भी priority sector में part आता है. और setting of compressed biogas plant. Oh my God, जरा इस प्रोग्राम का नाम बता दो जहाँ पे ये सब काम होने वाला है. कोई ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे compressed biogas यूज होने वाली है? उस प्रोग्राम का नाम बताइए. सतत. वेरी गुड. ठीक है, तो सतत को एस्टेब्लिश करने के लिए जो बायोगैस प्लांट लगेंगे वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में इंक्लूड होंगे. ठीक है, अब क्या है, इन्होंने पहले सच बताओ, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सबको पता है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक. सबको पता है? सब एक बार पार्टिसिपेट करके हाँ बता दें बस हमें, क्योंकि फिर बाद में रहेगा कि पीएसएल तो बताया नहीं, पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं. ऐसे थोड़ी पढ़ाते करंट अफेयर्स. सर नहीं पता. नहीं पता ना? वेरी गुड. ठीक है, जब अंदर से हमें इच्छा तो आई थी कि इग्नोर कर दे कि आप लोगों को मान के चले, लेकिन हो नहीं पाया. क्या करे, इतना अच्छा जो बनाया ऊपर वाले ने. ठीक है, चलो. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. आपने एक बैंक खोला है. ठीक है, आपने एक बैंक खोला. उस बैंक में आप लोन्स किसे दोगे? आपने एक बैंक खोला, आप लोन किसे दोगे? बताओ. आपने बैंक खोला, आप लोन किसे दोगे? बस ये बताओ, सिंपल सी चीज. जनरल पब्लिक. जनरल पब्लिक. उन जनरल पब्लिक में 10 लोग लोन देखिए, लोन अप्लाई करते हैं. नहीं, लोन अप्लाई किया और मिल गया. ठीक है, वो ऐसे नहीं कह रहे नहीं हम तो वाला ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां कहते हैं मिनटों में 5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में. धोनी भी आके कह रहे हैं, है ना? लेकिन धोनी तो आजकल लोगों को मैसेज भी तो आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, मैं धोनी हूं, मैं 500 रुपए, आई हैव लॉस्ट माय वॉलेट, मेरे पापा मुझे 500 रुपए दे दो, ये मेरी सेल्फी. है ना? आ रहे हैं. तो इसका मतलब लोन उन पे भरोसा ना करें. लोन अगर आप बैंक से लेने जाते हैं तो इट इज अ डिफिकल्ट टास्क. इफ यू वांट टू टेक अ लोन, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, 50 तरीके हैं. बोलेंगे आपका क्रेडिट स्कोर क्या है वो बताइए, आपकी सिक्योरिटी क्या है ये बताइए, अपनी आइडेंटिटी बताइए, आप की इनकम क्या है वो बताइए. अरे क्या, अगर इनकम होती तो बिजनेस थोड़ी खोल रहे होते? सिंपल सी बात है. अगर आपकी इनकम आ रही होती तो लोन थोड़ी ले रहे होते. लेकिन लोन वाले भी देखेंगे भैया अगर इनकम नहीं आ रही तो लोन चुकाओगे कैसे? दोनों की अपनी तरफ से दोनों सही है. अब उसमें कुछ ऐसे सेक्टर है जिसको लोन लेने की कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है थ्रू दी डायरेक्ट बेसिस, बिकॉज दे कैन नॉट पे दैट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, or they will not fulfill the income eligibility criteria, or they might not be having a good credit score. जैसे हम बताते हैं, हमें अगर लोन लेना पड़े या पड़ रहा था तो हम लोगों, मेरे पास कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट इन अ हैबिट ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स. क्रेडिट कार्ड लिया नहीं, पहले कभी लोन ले लिया तो भाई उनको पता कैसे लगेगा? तो आई हैड टू मच ऑफ डिफिकल्टी. ठीक है, ऐसे. अब ये सोचिए, आई एम लिविंग इन एन अर्बन एरिया. I'm living in an urban area. I have certain qualifications and I'm aware about the digital know-how. Imagine a person living in an agricultural region who wants to open a shop. उन्हें लोन लेने में दिक्कत आएगी? कोई नहीं देगा लोन. एंड आजकल प्राइवेटाइजेशन बैंक्स का हो रहा है ना? तो उसके लिए कुछ सेक्टर बताए कि यहाँ पे आपको इतना लोन तो देना ही देना है कुछ सेक्टर्स को. वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं? Agriculture, which includes all 3 categories of agriculture. क्या? यानी कि it includes farm credit,
It includes agricultural infrastructure and it includes ancillary एक्टिविटीज. एंसिलरी एक्टिविटीज मींस आपको कैनाल बिल्ड करनी है, आपको हॉर्टिकल्चर करना है, आपको कोल्ड स्टोरेज बनाना है. ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके लिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, आपको छोटी कोई फैक्ट्री लगानी है, माचिस बनाने की फैक्ट्री लगानी है, तेंदुलीस की फैक्ट्री लगानी है, आपको टॉय बनाना है. ठीक है, कुछ भी आपको बनाना है, आपको सिलेज मैन्युफैक्चर करनी है. स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस. ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन लोन. आप सिंपल बताइए, सिंपल समझिए, इमेजिन कीजिए यू नहीं, आई बिलोंग टू अ सोसाइटी ऑफ अ फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स. ठीक है, हमें लोन लेना है, हमें एडमिशन मिल गया फॉर एग्जांपल किसी अच्छे कॉलेज में. आईआईटी में एडमिशन मिलना ही बहुत मुश्किल है ना, ये तो आप सबको पता है. लेकिन आईआईटी की फीस भी पे करना बहुत मुश्किल है. आप बैंक से लोन लेने जाएंगे, बोलेंगे कि लोन चाहिए, आईआईटी में हो गया, वो ठीक है, कह रहे इंटरेस्ट कैसे दोगे, कह रहे हम नौकरी के बाद दे देंगे, कह रहे उसके तो 4 साल लगेंगे. और क्या गारंटी आप नौकरी के बाद दोगे? व्हाई? बिकॉज अगर आपने देखा होगा द ड्रॉप आउट रेट फ्रॉम द आईआईटीज इज वेरी हाई, स्पेशली फ्रॉम द वल्नरेबल सेक्शंस. कह रहे हमने तो बहुत देखे तुम्हारे जैसे लोन ले जाते हैं, नौकरी लगती नहीं है, पहली नौकरी छोड़ देते हैं, कैसे करोगे? तो डिफिकल्ट है ना. तो इसीलिए ये सेक्टर्स बनाए हैं कि बैंक उन चीज को पैसा देगा. इसलिए दीज आर दी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. इतना काम करना ही करना, इन सेक्टर्स को लोन देना ही है. अगर आपने 100 रुपीज लोन दिए तो 100 में से 40 रुपीज लोन आपको इन सेक्टर्स में से किसी एक सेक्टर में देने हैं. समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में? बोलिए हाँ ना. नो सर. वेरी गुड. अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है क्या है, समझ गए? ये रेगुलेट कौन करता है? इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन रेगुलेट करेगा? बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज रेगुलेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. ऐसा कुछ नहीं है कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट इशू किया हुआ है. दैट विल बी रेगुलेटेड टाइम टू टाइम. कहां से? थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन. ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन. प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस कहीं कोई भी एक प्रेफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देता है प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के लिए. प्रेफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? बैंक कहते हैं ना, मैसेज आता है आप हमारे कस्टमर है, आप ले सकते हैं. हमें तो 2 व्हीलर लोन के लिए आता है, हमें इसके अलावा आता नहीं. ठीक है, आप लोगों को हो सकता है गाड़ी के लिए आता हो, हमें आता है 2 व्हीलर लोन लीजिए, इसलिए आपको जो है फ्री का. अब क्या है, इतना इंटरेस्ट वो आपने उन्होंने आपके लिए रखा बिकॉज यू आर देयर कस्टमर. वो आपको प्रेफरेंशियल लेंडिंग देना चाहते हैं. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए ऐसा कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट रेट. ठीक है, अब ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अप्लाई होता है किस किस के लिए होता है? इट इंक्लूड्स कमर्शियल बैंक which include regional rural banks also, small finance bank also, and local area banks. It includes primary, that is urban cooperative bank other than salary earners bank licensed to operate in India by the Reserve Bank. It means salary earners bank के अलावा जैसे कोई सारे सैलरी अर्नर्स अपना एक बैंक बने, कमेटी नहीं डाल लेते जैसे, अगर उसको आप फॉर्मलाइज करें तो दैट कैन बिकम अ सैलरी अर्नर्स बैंक. उसको प्रायोरिटी सेक्टर नहीं देनी है. उसके अलावा सबको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी है. अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है, ठीक है, ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कौन से हो गए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक. ठीक है, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक. ये 40% ऑफ अपना क्रेडिट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ही देना होगा. 40% ऑफ देयर क्रेडिट. ठीक है, ओके, वेरी गुड. अब जो रीजनल रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनको 75% अपना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए देना होगा. क्योंकि रीजनल रूरल बैंक किस लिए खुला है? वेरी गुड. किस लिए खुला है रीजनल रूरल बैंक? डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर. रूरल और अर्बन की डेफिनेशन ही किस बात पे बेसिस पे डिपेंड करती है कि एग्रीकल्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है ना. अगर वहां पे भी अगर आप 40% रखेंगे तो बाकी का 60% किसे दोगे? ठीक है, तो यहाँ पर 75% है. वेरी गुड. जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए. हु आर दी स्टेक होल्डर्स इन दी रीजनल रूरल बैंक्स? जल्दी से बताइए, शाबाश. कौन कौन स्टेक होल्डर मतलब कौन? आरबीआई,
नाबार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कैसे कैसे स्टेक होल्डर है? कुछ पढ़ा था ऐसे कल? नहीं बेटा, क्वेश्चन आएगा टेस्ट सीरीज, कोई उठा के देख लो, ये वाला क्वेश्चन होता है यूपीएससी में। ये क्वेश्चन आया नहीं, आ सकता है। कोई भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, आपने कोई भी टेस्ट सीरीज लगाई हो, ये क्वेश्चन आया होगा। क्या क्वेश्चन है देखो, क्लास में दिख रहा है, मतलब बोर्ड पे दिख रहा है। सेकेंड पॉइंट, दे आर जॉइंटली ओन्ड बाय सेंटर, स्टेट एंड द स्पॉन्सर बैंक 50, 15 और 35% रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन आता है, आया है, आता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा है 75% टू दी पीएसएल इन रूरल एरियाज। ओके, वेरी गुड। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आप लोग समझ गए हैं बहुत क्लियरली। सर, ठीक है, हाँ जी। ये गवर्नमेंट कंसर्न बैंक मतलब क्या है वो? कौन सा गवर्नमेंट कंसर्न बैंक? कहाँ इसमें लिखा है एक तो स्टेट, सेंटर और स्पॉन्सर बैंक बेटा, गवर्नमेंट, स्पॉन्सर। स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। राजस्थान में बैंक है रीजनल रूरल बैंक, तो वहां पे कौन सी स्टेट गवर्नमेंट होगी? ये लिखा हुआ है। ठीक है, और स्पॉन्सर बैंक, कोई भी बैंक जो है रीजनल रूरल में अकेले काम नहीं करता, तो कोई ना कोई बैंक स्पॉन्सर करता है। ठीक है, जैसे एसबीआई स्पॉन्सर्ड हो गया। ठीक है, या फिर कोई भी जो ज्यादातर बड़े बड़े बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये बड़े बैंक है। ठीक है, समझ गए? ओके, ठीक है, तो ये यहां तक अलग वर्ड है, यहां से अलग वर्ड। अब व्हाट इज द टारगेट कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है उनकी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग 40% से 75% करने का टारगेट है बाय 31 मार्च 2024। इससे हम लोग क्या सीखे कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, न्यूज में था, पढ़ा था, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऐसा कुछ पढ़ा था, कल पढ़ा था हम लोगों ने, हाँ ना? याद करो, याद करो, पढ़ा था ना? बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं कोऑपरेटिव बैंक्स में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आ सकता है द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इज प्रेजेंटली 40%, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। It will be increased to 75% by 31st March 2024. Okay? ठीक है, वेरी गुड। बैंक जो शॉर्टफॉल होता है उनको इतना पैसा जमा करना पड़ता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। वहां पे इतना पैसा जमा करना पड़ता है, या फिर अलग अदर फंड विद नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी और मुद्रा, यहाँ पर जमा करना होता है। ठीक है, आगे के जब अप्रूवल होंगे, क्लियरेंसेस मिलेंगे, उसमें ध्यान देते हैं कि कितनी आपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करी। दिस इज व्हाट वी हैड टू डू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? सेक्टर्स भी समझ गए। अब चेंजेस क्या आए हैं? व्हाट आर द न्यू सेक्टर्स दैट आर एडेड? पहला, इफ यू वांट टू हैव अ स्टार्टअप, ठीक है, if you want to have a startup, then bank finance up to 50 crore to startups can be provided as a priority sector lending। एक स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ नहीं ले सकता, बहुत अच्छे समझिए, ऐसा नहीं है। और आप 50 करोड़ स्टार्टअप हम जो है अपने सपनों का जहां बना ले। सर अप टू 30 lakhs। अप टू 30 lakhs टू वन स्टार्टअप। ठीक है, टोटल बैंक 50 करोड़ का दे सकता है। ठीक है, टोटल बैंक 50 करोड़ का दे सकता है, क्योंकि कोई भी एक बैंक है एक एरिया में तो है नहीं। आजकल बड़े बड़े बैंक्स हो रहे हैं, मर्जर के बाद तो और बड़े हो गए बैंक्स। ठीक है, तो दिस इज द टोटल फाइनेंसेस। लोन्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट, सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल प्लांट्स एंड फॉर सेटिंग अप ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। दीज आर द न्यू सेक्टर्स। अब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दीज आर आइडेंटिफाइड एज द डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर priority sector lending is comparatively low. For example, if you are staying in Delhi, you may be much more aware about the bank's priority sector lending, कि ऐसा कुछ होता है। But if you are somewhere in, let us say you are in the Chhatarpur district of UP, वहां पर लोगों को नहीं पता है, तो those districts will not be having that much priority sector lending। तो वहां पर क्या है, that district will be given high weightage to have इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, अब जो टारगेट्स है
टारगेट्स हैं आर फॉर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स एंड वीकर सेक्शन, वो बढ़ा रहे हैं। मतलब ये 75% या 40% जितना भी है उसमें से कितने जो स्मॉल और मीडियम फार्मर्स है उन पे फोकस करेंगे, और कितने वीकर सेक्शन होते हैं विमेन, people on the basis of their caste, people on the basis of their disability, these are considered as the weaker section, ठीक है, and the people on the basis of their economic class, women, scheduled caste, scheduled tribe, OBCs, physically people with disabilities and transgenders, these are weaker section, ठीक है। अब हायर क्रेडिट लिमिट दी जा रही है किसके लिए, फॉर फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, given that undertaking that they will be marketing at a predetermined price. Loan limit for the renewable energy has been doubled. आपको सोलर पावर प्लांट लगाना है, विंड मिल लगानी है, दबा के लगाइए, पहले 10 करोड़ रुपए मिलते तो 20 करोड़ रुपए मिलेंगे, ठीक है, लिमिट है। जैसे हमें 2 व्हीलर के लोन का जब ऑफर आता है, मान लो रिन्यूएबल, अगर हम ई रिक्शा खरीदना चाहें तो वो तो 4 व्हीलर हो गए। 4 व्हीलर कितने होते हैं, ई रिक्शा कितने टायर होते हैं, 3 होते हैं ना, 3 होते हैं, हाँ, तो फिर नहीं, हमें तो 2 व्हीलर लोन के लिए एलिजिबल हम तो, ठीक है। तो हम अलग इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहे ओला वाला, तो अगर अभी हम एलिजिबल है, हमारी एलिजिबिलिटी है, मतलब ठीक है, 2 व्हीलर के लिए एलिजिबल बता रहे हैं हमको, स्कूटी वाले बता, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है हमको, उन्होंने बोला आप ले सकते हो, ठीक है। तो हम ओला स्कूटर अगर लेना चाहें तो जितना नॉर्मल स्कूटर लेना चाहते उससे डबल हम ले सकते हैं, ठीक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर जो है उसके लिए भी डबल लिमिट कर दी, ओके, समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन? इसीलिए इस टॉपिक को नहीं कल पढ़ाया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज से शुरू किया है। कोई दिक्कत हो तो बताओ आप, चले आगे। वेरी गुड। एनबीएफसीज क्या होते हैं? व्हाट आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं? हमारी गलती, हमने क्वेश्चन गलत पूछा, एनबीएफसी, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज क्या होती है, आप बताइए। सर ये सिर्फ लैंड करती हैं और इसमें अपन लोग डिपॉजिट नहीं कर सकते, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ये है डेफिनेशन, बाकी सब लोग बताओ, नहीं बताएंगे? वेरी गुड। NBFCs can accept, देखिए वो कंपनी होती है, समझिए, हमें ना डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए पेपर में डेफिनेशन ही आ गई और हम सब कुछ पढ़ के चले गए, हम क्या करेंगे? NBFCs आर दोज कंपनीज, ये बैंक नहीं होते हैं, ठीक है, these are those companies that are engaged in providing loans and advances, acquisition of shares, stocks, bond, debenture, security issued by government, leasing, hire, purchase, insurance, business, chit business, ये काम करते हैं, लेकिन इनका कोई भी काम does not involve any agricultural activity, any industrial activity, purchase of sale or goods, or providing any service and sale or construction of immovable property. फाइनेंस के काम करते हैं लेकिन कोई भी एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, गुड्स, ट्रेड और सर्विस प्रोवाइडर काम नहीं होता है, ठीक है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एनबीएफसी, ठीक है। कहां से पैसा आता है इनके पास? इंश्योरेंस से, म्यूचुअल फंड से, बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट मतलब आरबीआई ने क्या किया है, अब नए टाइप ऑफ उन्होंने बैंकिंग एनबीएफसीज का नए टाइप के एनबीएफसीज का रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है,
इंट्रोड्यूस किया है। क्या है? इन्होंने बोला है कि अब हम जो है, पहले आरबीआई बहुत लाइटली रेगुलेट करता था, ठीक है, आरबीआई बहुत लाइटली रेगुलेट करता था बिकॉज दीज आर नॉट बैंक्स, लोगों के उसमें सेविंग हार्ड एंड मनी तो इन्वेस्टेड नहीं है, सेविंग्स अकाउंट तो नहीं है। लेकिन अब ये आइडेंटिफाई किया कि हमने इनको इतना हल्के में लिया है, फ्रॉड एनबीएफसीज के बढ़ते जा रहे हैं, है ना, फ्रॉड एनबीएफसीज के बढ़ते जा रहे हैं कि भाई हल्के में लिया और ये हल्के में लेने नहीं दे रहे हमको। तो क्या करें, एक नया हम लोग रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाएंगे। लेकिन उससे पहले समझिए क्या क्या एनबीएफसी में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, क्या क्या एनबीएफसी में इंक्लूड नहीं होता है। तो वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंक, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, ठीक है, इन सबको कौन करता है? सेबी रजिस्टर करता है, रेगुलेट करता है। इंश्योरेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, निधि कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ regulated, these are regulated by the Ministry of Corporate Affairs. Chit fund, these are regulated by state governments. NBFCs regulation super surveillance under the Companies Act, ठीक है, जो ये सब है, these are not included under the NBFCs regulation of RBI, ठीक है। कौन कौन नहीं है? The companies that are regulated by SEBI, the companies that are, or companies or banks that are regulated by National Housing Bank, the companies or the areas that are regulated by IRDA, Insurance Regulatory Development Authority, the companies that are regulated by Ministry of Corporate Affairs, state governments, and those which are regulated by the state governments under the Ministry of Corporate Affairs, वो सब नहीं होंगे। अब इन्होंने क्या किया है कि पहले हम ना एनबीएफसी को एक तरीके से इंक्लूड करते थे। जनरली वी कंसिडर्ड एनबीएफसीज एज अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, और जहां सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर हमारी रेगुलेशन भी सिंगल बन जाती है। अगर आप समझिए ना, आपने प्रोटेक्शन दी जहां पर 5 रुपीज रखे हैं और जहां पर 5,000 करोड़ रुपीज रखे हैं, तो क्या आप दोनों से जस्टिस कर रहे हैं? बताइए। अगर आपने प्रोटेक्शन दी जहां 5 रुपीज रखे हैं और जहां पे 5,000 करोड़ रुपीज रखे हैं, सेम जैसे वहां पे एक आपने गार्ड बैठाया लाठी लेके, है ना, तो क्या ये जस्टिस है? बोली तो सही। नहीं है, बस इसलिए उन्होंने 4 लेयर बनाई है। 4 लेयर, एक होता है बेस लेयर एनबीएफसी, एक मिडिल लेयर बनाई एनबीएफसी के लिए, एक अपर लेयर बनाई, एक टॉप लेयर, ठीक है। पहला क्या है? एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग, ठीक है, इनकी जो लेयर है इनकी रेगुलेशन होगी, इट विल बी सेम एज एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग विद द थ्रेशोल्ड ऑफ 1,000 करोड़। जो 1,000 करोड़ वाली है उसके लिए बेस लेयर, मतलब जो बेस रेगुलेशन है वो सबके लिए बराबर है। फिर एक मिडिल लेयर है, यानी कि जो एनबीएफसी इट मे बी नॉन डिपॉजिट टेकिंग बट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, it may be non-deposit taking but systematically important, or deposit taking NBFC, that will be included in the middle layer. Those NBFCs which are above this threshold, they will be having the upper layer regulations, ठीक है, like the banks, ठीक है, like the banks. And top layer, it depends upon the supervisory discretion, क्या उसमें top layer regulation चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। इसका मतलब सबसे सिंपल चीज हमें क्या समझनी है? हमको सबसे सिंपल चीज ये समझनी है दैट इन दिस सिस्टम द एनबीएफसीज आर नाउ हैविंग 4 टाइप्स ऑफ रेगुलेशन अनलाइक द प्रीवियस 1 रेगुलेशन बाय आरबीआई। समझ में आया? अब एनबीएफसीज में भी एनपीएस बढ़ चुके थे, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, तो उन्होंने क्या किया, पहले एनी पर्सन हु वाज नॉट एबल टू पे देयर EMIs or the credit that they have to pay for 180 days, उसे 90 days तक रिड्यूस कर दिया। यानी कि पहला 180 days तक पे नहीं कर रहे हैं, you won't be considered as a NPA, अब 90 days में you will be considered as a NPA। ये चेंजेस आए हैं एनबीएफसी में। एक बार इसको रीड करिए, कंटेंट सब आपके पास है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रीड कीजिए।
डन, चले आगे। ये वाला एक बार रीड करिए फिर से, ये भी रीड करिए, चेंजेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशंस का मीनिंग मतलब ये वाली चीजें नहीं आएंगी उसके अंदर, क्या ये वाली चीजें नहीं है। कहां पर पढ़ा आपने डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन, ये वाला ना, मतलब ये जो है काम जो कर रहे होंगे ये एनबीएफसी नहीं है। अगर मान लीजिए आप बोलेंगे कि हमने अपनी कंपनी खोली और हम उस कंपनी में जैसे वी आर ट्रेडिंग, आप मान लीजिए आपकी कंपनी है जिसमें आप ट्रेड करते हैं, किस चीज में ट्रेड करते हो, बताओ क्या बेचना चाहते हो, हाँ बताओ क्या बेचना चाहते हो, जल्दी बताओ कोई भी एग्जाम्पल। चलो मोबाइल बेच रहे हो, ठीक है आप, सोलर, सोलर पैनल, चलो फिर कंपनी का नाम कहाँ से पता लगेगा, कौन सी कंपनी बेचती है, ठीक है। तो मान लो एप्पल है आप, ठीक है आपकी कंपनी, आप फोन बेच के पैसा कमा रहे हो, फोन बेच के पैसा कमा रहे हो और उसको लोगों को लोन पे दे रहे हो, उससे लोग क्या खरीद रहे हैं, आपके फोन खरीद रहे हैं, तो आप तो एनबीएफसी नहीं होगे ना, आपका इन सब काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तभी आपको एनबीएफसी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। अब यूनिवर्सल बैंक्स गॉट, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एप्लीकेशंस अलाउ करे हैं, एप्लीकेशंस अलाउ कर रहे हैं फॉर द लाइसेंसिंग ऑफ यूनिवर्सल बैंक्स एंड द स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, दे हैव अलाउड द फॉर इशूइंग द लाइसेंसेस फॉर यूनिवर्सल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सी कमेटी है, द कमेटी, द चेयरमैनशिप, कौन सी कमेटी चेयरमैनशिप में हो रहा है ये, श्यामला गोपीनाथ कमेटी, ठीक है, कमेटी नेम है श्यामला गोपीनाथ कमेटी। अब इन्होंने क्या बोला है कि पहले जैसे होता था कि जो बैंक परमिट है वो टाइम टू टाइम दिए जाते थे, कि आज दे रहे हैं फिर 2 साल बाद फिर 3 साल, ऐसा होता था। अब इन्होंने क्या स्टार्ट किया है, दैट विल बी कंटिन्यूअस, द प्रोसेस विल बी कंटिन्यूअस, इसको बोलते हैं ऑन टैप लाइसेंसिंग, ठीक है, ऑन टैप लाइसेंसिंग। तो ऑन टैप लाइसेंसिंग किस काम आ रही है, ऑन टैप लाइसेंसिंग किस काम आ रही है, इशू कंटिन्यू करना, हाँ जी, इशू बैंक परमिट्स ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस, ठीक है, ऑन अ कॉन्टिन्यूअस, वर्ड कॉन्टिन्यूअस, जब भी आंसर में स्टेटमेंट में ना वर्ड कौन सा ढूंढना है हम लोगों को, हमें कौन सा वर्ड ढूंढना है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, सिर्फ लाइसेंस नहीं देना है ऑन टैप लाइसेंसिंग, ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस, ओके, ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस। यही इसमें नीचे यही समझाया गया है, that on tap facility means that the RBI accept application and grant license for bank throughout the year, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जब मन करे आपका एक्सेप्ट हो गया, आप तब लाइसेंस ले सकते हैं। आरबीआई को लगा आज इन्होंने ठीक काम कर रहे हैं तो इनको आज लाइसेंस, ये नहीं वेट करेंगे जब सबको लाइसेंस एक साथ मिले, ठीक है, दैट इज ऑन टैप लाइसेंसिंग। अब यूनिवर्सल बैंकिंग होता क्या है, यूनिवर्सल बैंक से लाइसेंस तो मिलेंगे, यूनिवर्सल बैंकिंग होता क्या है, यूनिवर्सल बैंकिंग होता क्या है, क्या होता है, नहीं पता,
नहीं पता आप लोगों को या आप बताना नहीं चाहते? ये बताइए। चलिए, अभी बैंक जाते हैं, तो बैंक किस काम के लिए जाते हैं? क्या हम तो बैंक जाते ही नहीं, हम तो घर वालों से मांग लेते हैं, वो जाते हैं। हमने तो सोचा बैंक तभी जाएंगे जब कोई भी परेशान करके फटाक से आई कार्ड दिखाएंगे, वो सीट छोड़ के कि सर मुझे माफ करो। फैमिली मैन और देख लिया आप लोगों ने ऊपर से, ठीक है, फैमिली मैन और देख लो, उसमें तो है सर आप भी देशभक्त हम भी देशभक्त, तो वाला सीन भी करना, तभी बैंक जाएंगे, है ना? क्यों, किस लिए जाते हैं हम लोग बैंक, बताओ? तो आप लोग बताओगे, हम आगे बढ़ेंगे नहीं, पहले बताओ क्या, क्यों जाते हैं हम बैंक? सर यूनिवर्सल डिपॉजिट्स बैंक। के लिए एंड फाइनेंसिंग के लिए। वेरी गुड। अब आपको अगर गाड़ी या बाइक, हम तो टू व्हीलर लोन हमारा इशू हुआ है, मतलब हुआ है तो टू व्हीलर ले लो, मान लो ले लिया हमने लोन पे, और उन्होंने इंश्योरेंस बोला, इंश्योरेंस भी कराओ, जो कराना होता है। इंश्योरेंस कहाँ से कराएंगे? सर इंश्योरेंस कंपनी से। वेरी गुड। उसके लिए कहाँ जाएंगे? जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से लेना उस कंपनी के ऑफिस जाएंगे। है ना? अरे सबसे बढ़िया क्या है, प्रैक्टिकल है, policybazaar.com पे लॉगिन करते हैं, है ना? ये देता है हमें सबसे अच्छे रेट्स, है ना? वेरी गुड। अब हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो हम कहाँ जाएंगे? क्या उसके लिए यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, बहुत सारे ऐड आते हैं उसमें, उनमें से किसी भी एक पे चले जाएंगे, है ना? यही यही करते हैं। वेरी गुड। अब घर की शॉपिंग करनी है, घर की शॉपिंग करनी है आपको, लेने ग्रोसरीज, कहाँ जाएंगे? शॉप पे जाएंगे। अच्छा, शॉप पे जाएंगे, कौन सी शॉप पे? पंचर की, टायर साइकिल की पंचर वाली शॉप? तो कौन सी शॉप पे जाएंगे, बताओ? सर ग्रोफर्स की ऐप पे जाएंगे। है ना? ग्रोफर्स की ऐप पे जाओगे। वेरी गुड। उसमें अगर आपको क्रीम मंगानी है, ठीक है, फेयर एंड हैंडसम मंगानी, कहाँ जाओगे? ग्रोफर्स से लोगे, है ना? राइस मंगाने ग्रोफर्स से लोगे, ठीक है। आपको उनके लिए चॉकलेट भिजवानी है, ग्रोफर्स से लोगे। सब कुछ ग्रोफर से मिलता है ना। उनके लिए टर्म्स हम क्या यूज करते हैं, अगर हम उसको फिजिकली देखें तो उसको बोलते हैं सुपर मार्केट, है ना? सुपर मार्केट। सब जाओ, सब जगह सामान मिलता है। बचपन में कहते थे ना, पता है विदेश में क्या होता है, एक ऐसी दुकान होती है जहाँ पे सुई से लेकर एरोप्लेन तक सब मिलता है। क्या आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है, बताओ? ये नहीं किया है आप लोगों ने? आप लोगों की जनरेशन में क्या सुपरमार्केट आ चुके थे? आप उस जनरेशन के? अच्छा, हम उस जनरेशन के हैं जहां पर जो है गली में बस एक दुकान होती थी, ठीक है, गली में दुकान होती थी, उसी से बोलते थे मंगवा देना, ठीक है। हम लोगों को सुपरमार्केट्स पता है, मतलब बहुत लेट देखे ये सुपरमार्केट। विशाल मेगा मार्ट, दुनिया पागल हो गई थी। दुकान जिसके अंदर जो है स्टे वो भी है, एस्केलेटर्स भी है, ठीक है, एक रेवोल्यूशन था विशाल मेगा मार्ट, ठीक है। तो हम लोगों को यही था हाइप कि सुपरमार्केट का मतलब क्या होता है। ये स्टेटमेंट है ऑल इंडिया। अगर हमारी जनरेशन देखो आप, तो जो है 90s वाले जो उसको बोलते हैं 90s किड्स, उनकी जनरेशन में देखो तो वो लोग सबने सुना है सुपरमार्केट ऐसी चीज होती है जहां पे सुई से लेकर एरोप्लेन तक सब मिलता है। यही अगर बैंकिंग के लिए हम बना दें, एक ऐसा बैंक जहां पर सब मिलता है, चेक बुक लो, एटीएम को लो, डेबिट लो, वो जो डब्बा भी होता है ना, पेटीएम पर इतने पैसे प्राप्त हुए, वो वाला रेडियो आपको मन तो करता होगा, दिमाग में आता है कहां से मिलता है, वो भी वहीं मिलता है। क्यूआर कोड वाला, वो भी वहीं मिलता है, सब वहीं मिले। फास्ट टैग, वो भी वहीं मिलता है। तो उस बैंक को बोलेंगे यूनिवर्सल बैंक, ठीक है। अब यूपीएससी का स्टेटमेंट देगा, दोज बैंक विच आर अवेलेबल अराउंड द यूनिवर्स, एक स्टेटमेंट देगा। दोज बैंक्स विच आर वर्किंग 24/7, ये स्टेटमेंट देंगे। Those banks where one account will be accessible in any account all over the world. क्या चौथा, those banks which will provide blanket financial services, ठीक है, blanket financial services। समझ में आया? तो डी ऑप्शन समझ गए, यूनिवर्सल बैंक समझ गए। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं? व्हाट आर स्मॉल फाइनेंस बैंक? ये तो पता नहीं 3-4 साल से पढ़ रहे हैं हर साल, जिन्होंने अगर पहले पढ़ा होगा, ये तो हर साल आता है करंट अफेयर्स में। व्हाट आर स्मॉल फाइनेंस बैंक? पढ़ा हुआ है आपने? नहीं पढ़ा हुआ है? 2014 से तो हम पढ़ा रहे हैं,
ठीक है, 2014 से हम पढ़ा भी हम 2014 से रहे और तब से ही स्मॉल फाइनेंस बैंक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। कोई भी बैंक का छोटा वर्जन उसे स्मॉल फाइनेंस बैंक बोले। सब काम बैंक जैसे करेगा, लेकिन कम एरिया के लिए, कम पैसों के लिए, कम लोन के लिए, सब छोटे लेवल पर। ठीक है, तो माइक्रो लेवल ऑफ एनी बैंक, या हर बैंक, जैसे बैंक जूनियर, ठीक है, बैंक जूनियर आ जा रहा है आजकल, ऐड आ रहा है, रूह अफ़ज़ा अब आ रहा है सैशे पैक में भी, तो वो क्या है, तो रूह अफ़ज़ा लेकिन छोटे उसमें है ना, तो दैट विल बी अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका काम क्या है, बहुत अच्छे से हमने डिफरेंस की फॉर्म में बताया होगा। ये क्वेश्चन हर साल लगता है आएगा, हो सकता है इस साल भी आ जाए। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट्स बैंक में डिफरेंस समझना होता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट्स बैंक, पेमेंट बैंक का कोई एग्जांपल सुना है? हाँ जी, सर फोन पे, गूगल पे। नहीं बेटा, वो सब वॉलेट है, वो सब मोबाइल वॉलेट्स हैं, दीज आर इंटरमीडियरीज। एयरटेल बैंक है ना, पेटीएम बैंक, ये सब पेमेंट बैंक। ठीक है, ये सब पेमेंट बैंक। फोन पे पता नहीं हमको पेमेंट बैंक बना नहीं बना, गूगल पे तो नहीं। ठीक है, गूगल पे तो नहीं है, क्योंकि गूगल का पेमेंट मतलब बनाना है तो बैंक बनाएगा अपने आप को ना। ये कब इमर्ज हुए? 2015 में दोनों, these both emerged in 2015। स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन से एक्ट के अंदर काम करता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। पेमेंट्स बैंक, दे आर licensed under banking regulation act, but they will be acting as a public utility company under companies act 2013। ठीक है, they will be functioning as a company। ओके, वेरी गुड। मिनिमम कितना पैसा चाहिए आपको खोलने के लिए? 200 करोड़। पहले 100 करोड़ चाहिए था। ठीक है, पहले 100 करोड़ चाहिए था। इफ यू हैव अ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उसको आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको 100 करोड़ नहीं चाहिए। ओके, वेरी गुड। पेमेंट्स बैंक का मिनिमम कैपिटल 100 करोड़, जिसमें 26% शैल बी इंडियन इन्वेस्टमेंट। 26% शैल बी इंडियन इन्वेस्टमेंट। एसएलआर रखना होता है, यस यस। सीआरआर रखना होता है, यस यस। एसएलआर सीआरआर होता क्या है? यस यस, बताओ। सर कमर्शियल बैंक आरबीआई को अपने रिजर्व रखता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी पे, तो एसएलआर होता है। और कुछ सर्टेन परसेंट होता है जो बैंक भी खुद रखता है, जो कि सीआरआर होता है। देखिए, आपको आरबीआई पे ना कुछ पैसे रखना होता है। मान लीजिए आपने किसी बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है, कोई बैंक, कौन से बैंक में जमा करना चाहोगे, जल्दी बताओ, जल्दी से नाम। एयू बैंक। कौन सा? सर एयू फाइनेंस। एयू फंड, ऐसे में करो जहां से गायब ना हो। ठीक है, SBI। एसबीआई ले लो। एयू फाइनेंस तो एनबीएफसी है ना, बैंक नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं बैंक हो गया सर। बैंक हो गया, चलो ठीक है। चलो, अब आपने पैसा जमा किया, ठीक है, आपने अपना पूरी मेहनत से, अब उनको गिफ्ट भी तो दे रहा है, इंतकाम तो ठीक है दिखा दोगे, लेकिन उसके बाद रिंग तो देनी है ना, तो आप पैसे जोड़ रहे हो। ठीक है, आपने अपने पूरे पैसे जोड़ के 1.5 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए। क्या गारंटी बैंक वापस देगा 1.5 लाख? मान लिया आप बैंक में गए, बोला जी 1.5 लाख तो नहीं है, 10,000 है, ले जाओ, बाकी आएंगे पीछे से। ये हमने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, मतलब खुद से एक्सपीरियंस किया। बैंक में गए, चेक लेके, कितने का चेक, कह रहे इतने तो नहीं है आज बैंक में, इतने ले जाओ। ठीक है, और मान लीजिए ऐसा रोज हो, तो आरबीआई के पास क्या गारंटी है? आप तो आरबीआई की जिम्मेदारी पैसा जमा करके गए थे ना, है ना, तो आरबीआई से बोलते एक काम करो, इतना परसेंट हमारे बॉन्ड लो, या तो हमारी सिक्योरिटीज लो। ठीक है, 26% या जितना भी रेट रहता है, अभी प्रेजेंट एसएलआर जो है आप देख लीजिएगा, उतना आप ऐसे इन्वेस्ट करिए।
प्लस इतना कैश रखिए, 4% होता है सीआरआर जनरली, 4% कैश आप हमारे पास रखिए, तो वो क्या होगा, क्रैश रिजर्व रेशो सीआरआर और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एसएलआर, सो दैट द बैंक्स आर हैविंग सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल, और वो एक तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट्स मानिए, ठीक है, वेरी गुड। स्मॉल फाइनेंस बैंक has a priority sector lending 75%. Payments bank does not have any such limitations. उन्हें कोई जरूरत नहीं है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देने की, उनकी मर्जी है, जरूरी नहीं है, ठीक है, उनकी मर्जी है। वेरी गुड। प्रेजेंस 25% in the unbanked rural areas, small finance bank 25% access points will be must be with the rural banking correspondence. इनकी ब्रांचेस होनी चाहिए 25% ब्रांचेस रूरल एरियाज में, इनके पास 25% रूरल एरियाज में एक्सेस पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पेटीएम बैंक में पैसा जमा किया, एटीएम इज अ पेमेंट बैंक, आपने पेटीएम बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है, आप रोज रोज पैसा जमा कर रहे हैं, है ना। अब आप अपने नेटिव प्लेस पे गए, अब पेटीएम वहां पे बैंक तो है नहीं, ब्रांच तो है नहीं, आपको पैसा निकालना कैसे निकालोगे, एटीएम है ही नहीं आपकी ब्रांच विलेज में, कैसे निकालोगे। तो उन्होंने कोलैबोरेशन करी, एक एक्सिट पॉइंट दिया, फॉर एग्जांपल एसबीआई में एक पेटीएम बैंक का एक व्यक्ति है, दैट इज वी कंसीडर अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, उससे आप डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं, तो ऐसा इन्हें करना होगा 25%, ठीक है। लेंडिंग एक्टिविटी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस याद ध्यान रखो ये लेंड कर सकते हैं, ठीक है, ये लेंड नहीं कर सकते पेमेंट्स बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक लेंड कर सकते हैं एंड पेमेंट्स बैंक लेंड नहीं कर सकते, ये हमें जानना है। दूसरा, ये कितना लेंड कर सकते हैं दैट इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ये लेंड कर सकते, क्रेडिट कार्ड भी दे सकते हैं, ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकते, पेमेंट्स बैंक कैन नॉट इशू अ क्रेडिट कार्ड, ठीक है, वेरी गुड। कौन प्रमोट करते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेना, नहीं याद रहेगा, क्लियरली बता रहे हैं, जो आपको नहीं याद रहेगा वो नहीं याद रहेगा, ठीक है। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन कौन कर सकते हैं, लोकल एरिया बैंक, ये सब बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकते हैं। प्रीपेड मोबाइल इशूअर यानी कि एयरटेल का पेमेंट्स बैंक है, ठीक है, सुपर मार्केट चेन रिलायंस का भी पेमेंट बैंक हो सकता हो, ठीक है, अमेजोन का तो है ना, अमेजोन पे पेमेंट बैंक बना रहे हैं, तो ये सब चीजें कर सकते हैं। व्हाट दे कांट डू, क्या नहीं कर सकते, लार्ज लोन्स नहीं दे सकते, सब्सिडरीज नहीं बना सकते अपनी, कांट डील इन सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल सॉवरन गोल्ड बॉन्ड नहीं दे सकते स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। पेमेंट बैंक क्या नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, लोन नहीं दे सकते, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस, ये नहीं कि आप दुबई में बैठे तो आपने पेटीएम बैंक से अपने पैसे ट्रांसफर करे, ये अलाउड नहीं है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट एनआरआई डिपॉजिट्स, ओके। व्हाट दे कैन डू, फॉरेक्स बेच सकते हैं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन एंड 5 साल में फुल फ्लैश बैंक भी बन सकते हैं। दे कैन ऑफर इंटरनेट बैंकिंग, बिल पेमेंट सर्विसेज, म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं, इंश्योरेंस, पेंशन, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, अदर बैंक, फॉरेक्स सर्विसेज, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। क्या हमें यहां तक समझ में आया है? इफ यू वांट टू रीड, आप सबके पास नोट्स हैं, एक बार ये वाला टॉपिक रीड करिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड फुल पेमेंट फ्लैज बैंक। में मतलब क्या बैंक की होती है, फुल फ्लैज बैंक क्या लास्ट का? स्मॉल फाइनेंस बैंक बेटा छोटे एरिया में इतना ही काम कर पाएगा, फुल फ्लेज बैंक मतलब अपने आप को एसबीआई बना लेना बड़े होकर, ठीक है, मतलब बड़ा बैंक बन सकता है बड़ा होकर। बैंक के ऊपर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो जो है सब्सिडरी नहीं बना सकता, सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स नहीं ला सकते, लार्ज लोन नहीं दे सकते, बैंक तो कितना भी लोन दे सकते हैं, पीएनबी कितना भी लोन दे सकते हैं, है ना, नीरव मोदी को कितना दिया था, विजय माल्या को कितना दिया था, बहुत ज्यादा करोड़ से ना, तो कह सकते स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं दे सकते इतना लोन, ठीक है। एक बार रीड कर लीजिए आप लोग, ये रीड करिए, ये रीड करिए, जब हो जाए तो हमें बताइए।
सर रेगुलेशन में एक बार पेमेंट बैंक में आप थोड़ा क्लियर कर दें। क्या बेटा? देखो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोई और उनको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पेमेंट बैंक होगा उसके पास कंपनीज एक्ट के अंडर एक पब्लिक यूटिलिटी कंपनी का भी लाइसेंस होना चाहिए। जैसे हाँ, दो मतलब जो पब्लिक यूटिलिटी कंपनी है ना कंपनीज एक्ट के अंदर, वही पेमेंट बैंक बन सकती है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आज से खोले आओ चलो पेमेंट बैंक खोलते हैं, ऐसा नहीं हो। आपकी ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए पहले। ठीक है, समझ में आ गया? यस, नो? वेरी गुड। आगे चलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में क्या आप लोगों ने सुना है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस बताइए। ओएमओस के बारे में क्या आप लोगों ने सुना है? क्या होते हैं? इकोनॉमी कंट्रोल करने के लिए यूज होने वाला मैकेनिज्म है जिससे फ्लो अपन कंट्रोल कर सकते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमिक कंट्रोल करने के नहीं बेटा, ऐसा नहीं। ओपन मार्केट ऑपरेशन इकोनॉमिक कंट्रोल करने के लिए नहीं होता है। सर बॉन्ड्स वगैरह? बॉन्ड्स हो गए नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पूछ रहे, ऑपरेशंस पूछ रहे हैं। हाँ, दिस विल बी करेक्ट इफ दे आर बोथ रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एसएफबी और पेमेंट्स बैंक। हाँ बिल्कुल सही है, दे आर बोथ रेगुलेटेड अंडर रेगुलेटेड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, आप लोगों को इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, याद नहीं है, क्या है? पढ़ी है तो रिवाइज नहीं करा है आप लोगों ने? बताओ, रिवाइज नहीं किया है ओपन मार्केट ऑपरेशंस? Sir, the RBI buys the government securities and sells it in the market. नहीं, ये यही तो है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? बाय या सेल नहीं होता। ओपन मार्केट ऑपरेशन, मान लीजिए आपने ज्वेलरी खरीदी, गोल्ड खरीदा। हम गोल्ड जनरली पहनते तो है नहीं, खरीद के रख लेते हैं, है ना? किस लिए खरीदते हैं हम लोग? बताइए, किस पर्पज से? बोलो बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट ये समझा रहे हैं। बताओ किस लिए खरीदते हैं हम लोग गोल्ड? पहनते तो नहीं है, बाद में वन सेल आउट कर सकते हैं, है ना? इन्वेस्टमेंट टाइप। इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। ये तो सब अग्री कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, बाकी सब अग्री कर रहे हैं, कह रहे हैं हम गोल्ड, बट बाकी यार हम गोल्ड से को मतलब हम सिर्फ हीरे में डील करते हैं, है ना? बताओ, सब एग्री कर रहे हैं वी बाय गोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, है ना? वेरी गुड सर, क्योंकि वो लिक्विडिटी उसमें ज्यादा होती है और वी कैन कन्वर्ट इट इनटू कैश इजीली। लेकिन हम उसको लास्ट में जो यूज करते हैं। अब मान लीजिए हमें जरूरत है पैसे, फॉर एग्जांपल आपको घर खरीदना है, ठीक है, और आपके पास गोल्ड रखा है। कितना रखवा रहे हो? 1 किलो गोल्ड है आपके पास, ठीक है? मजा आ रहा है ना? मजा नहीं आ सर रहा? डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल करने के लिए होता है डिमांड एंड वो सप्लाई। सप्लाई कंट्रोल। अरे सोचो, 1 किलो गोल्ड है, ज्यादा खुश 1 किलो गोल्ड कितने का हो गया? बताओ, सी सेट करो। इतना खुश क्यों हो रहे हो? घर खरीदना है, 1 किलो गोल्ड करो, इतना पैसा सोना हमारे पास, तुम्हारा घर नहीं है क्या? कितने का हो गया 1 किलो गोल्ड? सी सेट पूछ रहे हैं। 50,000 का लगा लो रेट गोल्ड का, अप्रोक्स 45 लाख है ना? 45 लाख का, तो ये मत सोचो माय गॉड इतने सोने का हम क्या करेंगे, ठीक है? तो 45 लाख है घर के लिए, आप निकाल रहे हैं। अब नया सोना तो नहीं बना रहे हैं ना? वेरी गुड। गोल्ड किसे बेचेंगे? हो जो जिससे घर खरीदे उसे दे दोगे, लो हमारा 1 किलो सोना। कहाँ जाओगे?
ज्वेलर के पास जाओगे या लाला के पास जाओगे? पुराने बच्चों तो लाला के पास जाते थे, है ना, कंगन गिरवी रखने। लेकिन आप तो मॉडर्न टाइम्स वाले हो, आप कहाँ जाओगे? ज्वेलर के पास। वेरी गुड। ज्वेलर आपसे वो चीज ले लेगा, आपको पैसे देगा। तो ज्वेलर हैज बॉट योर स्टफ, ठीक है, योर स्टॉक। क्या नया गोल्ड क्रिएट हुआ? नया गोल्ड क्रिएट हुआ? नहीं। नहीं आपके पास ज्वेलरी या ज्वेलर के पास नई ज्वेलरी कुछ आई? बताओ। नहीं। समझ में आया? ये चीज आरबीआई जब ओपन में कर देता है, दैट विल बी कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो आरबीआई ने क्या है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स का ओपन मार्केट ऑपरेशंस किया, ओएमओ, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स का ओपन मार्केट ऑपरेशन किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जो स्टेट डेवलपमेंट लोन है, आरबीआई ने उसको जो इशू की करे हुए थे जो स्टेट गवर्नमेंट ने, उसको खरीदा, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन किया। ये क्यों किया? बिकॉज द स्टेट गवर्नमेंट कुड हैव गॉट सर्टेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, should have got certain investment, that is the open market operation. open market operation में बहुत अच्छे समझिएगा, OMO लास्ट लाइन समझिए, डू नॉट चेंज द टोटल स्टॉक ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जीसैक समझते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बट चेंज द प्रोपोर्शन हेल्ड बाय आरबीआई, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, प्रोपोर्शन चेंज करते हैं। अब आरबीआई के पास जितनी, आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने उसको मार्केट में ओपन कर दिया, किसी को खरीदना है तो खरीद लीजिए। अब वो गोल्ड है, ज्वेलर ने क्या किया, आपको डायरेक्ट पैसे ना देके वहां पे स्टॉक लगा दिया, 1 किलो सोना है, किसी को लेना है तो ले लीजिए। उन्होंने सोना लिया, आपको पैसे दे दिए अपना शेयर निकाल के, अब गोल्ड तो उतना ही उतना रहा, ठीक है। तो यही आरबीआई करता है, उससे पैसे किसे मिले? आपको। ऐसे इससे पैसे किसे मिले? स्टेट गवर्नमेंट को। कुछ नया स्टॉक नहीं बनाया है, ठीक है, इट इज जस्ट चेंजिंग द प्रोपोर्शन हेल्ड बाय आरबीआई, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। समझ में आ गया? ये किया है उन्होंने, वेरी गुड। जीसैप स्कीम किसके लिए होती है? जीसैप, जीसैप scheme is related to GSAP, GSAP is related to GSAP is related to any hint, anything you want to try? It related to, चलो ऑप्शन देते हैं, it related to government securities, it related to gold securities, it is related to jilted funds, no sir, jilted fund नहीं, it is related to government loans, it is related to government security, it is related to gold security, it is related to government loans, and it is related to, let us say, NBFCs. बताइए ABCD में से, ABCD में से बताइए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वेरी गुड। इसकी फुल फॉर्म समझते हैं, व्हाट इज जीसैप, व्हाट इज जीसैप। अच्छा ये सब छोड़ो, पढ़ाई वढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? देखो हमें ना क्लास की एनर्जी से समझ में आता है, आप लोगों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इकोनॉमिक्स बहुत हैवी लग रहा है, करंट अफेयर्स तो बाद में करेंगे, क्या हो रहा है, व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग थ्रू? हमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नहीं, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनका जानना है, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनका जानना है, मतलब व्हाट प्रॉब्लम्स यू पीपल आर हैविंग। इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, करंट अफेयर में प्रॉब्लम आ रही है, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, ये सारी टर्म सुनी हुई नहीं है, रॉन्ग टाइम टू हैव द क्लास, और हमने सिर्फ लॉग इन किया हुआ है, हम क्लास में है ही नहीं। ये सब ऑप्शंस हो सकते हैं, ये जो ऑप्शंस हैं क्या है इनमें से, ये बताइए आप लोग। क्योंकि क्लास तो मेनली आप लोगों के लिए हो रही है। बताइए सब लोग, डीएम करिए अपना रीजन, ठीक है, चैट में डीएम बताइए क्या दिक्कत आ रही है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ऐसे तो आप लोगों को
नहीं समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा, पेपर में नहीं कर पाएंगे, हमको बोलेंगे पढ़ाया नहीं, बीप 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 चलता रहेगा। ठीक है, बताओ, जब तक आप लोग नहीं बताओगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। रिवाइज नहीं करा है, नहीं रिवाइज करा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी जो है उसमें तो पार्टिसिपेट कीजिए ना। बैच का, इस क्लास का पर्पस ही ये है जितना आता है उसको रिवाइज करना। ये हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है, हम क्लास में बैठे में लगता है आज क्लास के बाद ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, हमें ये लगता है, लेकिन अभी जो है वो पढ़ लीजिए ना आप। आपको नहीं पता ओपन मार्केट ऑपरेशंस, पूछिए, है ना। आपको नहीं पता गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या, पूछिए, हम किस लिए बैठे हैं। गलती से भी ये मत सोचिए, हमने आज तक कभी क्लास में नहीं बोला है क्लास का टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग, कभी आज तक इतने सालों से अगर कोई हमें जानता होगा, कभी भी क्लास में क्वेश्चन पूछने पे ये नहीं बोला क्लास का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कभी बोला है कोई, बता दो, ये भी डीएम करना, ठीक है, ये पब्लिकली मत बताना, क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस नहीं आ रहा है समझ में, खत्म कहानी। ये थोड़ी है एवरीवन इज वेरी स्मार्ट, कुछ लोग हमारी स्पीड से भी तो चलेंगे। हमारे पास ऑटो लोन आज ही तो आया है, वो बहुत खुश, हमको लोन के लिए एलिजिबल कर लिया है। ओएमओ वर्क फ्लो मनी फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। हाँ, सप्लाई और डिमांड, देखो मार्केट में पैसा नहीं, अरे आप घर खरीद रहे हो तो आपको पैसे चाहिए ना। सर वही कंफ्यूज हो गया था, हाँ। इकोनॉमी वगैरह का कुछ थोड़ा। घर खरीद रहे हो तो पैसे चाहिए, तो पैसे की जरूरत ही तो पूरी कर रहा है, आपको डिमांड है, सप्लाई कर रहा है मनी, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, खत्म कहानी। ठीक है, ओके। कहीं दिमाग में ये नहीं रखना हमें नहीं समझ में आ रहा, हमें नहीं याद रहा, पूछो, हम इसीलिए बैठे हैं, वरना नोट्स दे देंगे, पढ़ लो, क्या दिक्कत है, पढ़ लोगे। जिसे पढ़ना हो नोट्स भी पढ़ेंगे, जिसे नहीं पढ़ना नोट्स भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, प्री क्लियर करना। वेरी गुड। जी सब क्या है, फुल फॉर्म देखेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम। एक्वायर कौन करेगा, आरबीआई। क्या एक्वायर करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कैसे एक्वायर करेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, काम खत्म। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। जीसैप क्या है, सब कुछ हो गया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम करेगा कौन, आरबीआई। करेगा क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। करेगा कैसे, ओपन मार्केट ऑपरेशन। बहुत बड़े लेवल पे ये लिखा है, लार्जर स्केल एंड साइज, कितना। अब गवर्नमेंट बड़ी है तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट तो बड़ी होगी, है ना। तो पहली बार में इन्होंने किया था 1 लाख करोड़, दूसरी बार में किया था इन्होंने 25,000 करोड़। ठीक है, जीसैप इज एन ओएमओ। देखिए दो टर्म्स हैं, इट इज जीसैप यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम इज एन ओएमओ। ओएमओ मींस ओपन मार्केट ऑपरेशन विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। उसमें डिस्टिंक्ट क्या है, पहला, इट इज अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब गवर्नमेंट से नहीं बोलेंगे नहीं नहीं हमने तो आपको महंगी बेची थी, मतलब सस्ती बेची थी, महंगी क्यों खरीदे। ठीक है, मान लो आप ज्वेलर के पास जाएंगे, ज्वेलर वहां पे जाके क्या बोलेंगे कि 90% मिलेगा, है ना। बोले क्यों, कह रहे गोल्ड की प्योरिटी कम है। कह रहे खरीदा तो आप सही है, कह रहे तो, कह रहे बेचने टाइम चेक कराते प्योरिटी। समझ में आया। आरबीआई ऐसा नहीं कर सकता, दैट विल बी अनकंडीशनल फॉर आरबीआई इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यू। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यू एंड मार्केट सेंटिमेंट। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक बॉन्ड यील्ड क्रिएट करना। बॉन्ड यील्ड क्या है, बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा बढ़े ना, बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा कम। अगर मार्केट में गोल्ड की सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी तो गोल्ड के रेट कम होंगे, बढ़ेंगे, कम हो जाएंगे, तो ज्वेलर को फायदा है क्या। मान लीजिए आप ज्वेलर की शॉप पे जा रहे हैं, बराबर में एक पान की दुकान वाला है, कह रहे क्या चाहिए, कह रहे सोना लेने जा रहे, कह रहे लो हमसे लो, हमारे पास सोने की ईंट रखी है।
तो क्या ज्वेलर की वो वैल्यू रहेगी जो आज है ना? अभी जो अमिताभ बच्चन कहते हैं कल्याण जी ज्वेलर, फिर कहेंगे बोलो जुमा केसरी, और यहाँ पे ज्वेलरी भी मिलती है ना? वो वही मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, बॉन्ड यील्ड मैनेज करने के लिए क्या होता है कि एनुअल कूपन पेमेंट और बॉन्ड प्राइस इनडायरेक्टली रिलेटेड है। बॉन्ड यील्ड फॉर्मूला कम होगा तो बॉन्ड इन्वेस्टर को ज्यादा वैल्यू देगा, बॉन्ड यील्ड जो है ज्यादा होगी तो इन्वेस्टर को कम फायदा होगा। ठीक है जी साहब, समझ गए? इतना समझना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना क्या होता है एक होता है, बिकॉज दैट वुड बी वेरी टेक्निकल। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन? हाँ, वेरी गुड। अब एक डेवलपमेंट फंड बनाया गया है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। किस चीज के लिए बनाया होगा? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किस चीज के लिए बनाया होगा? हाँ जी, पेमेंट के लिए। चलो, पेमेंट के में क्या किस चीज के लिए बनाया गया है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। वेरी गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या क्या बनाएंगे? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किस काम के लिए बनाया गया है, बस ये बता दीजिए, बाकी सब हम बता देंगे। बताओ, नहीं बताएंगे? बताओ बताओ बताओ। हाँ, अच्छा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पेमेंट की कभी? हाँ, कभी किसी ने किया डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से? वेरी गुड। कैसे करते हैं? हाँ, ये मत बोलो ऐसे फिर ऐसे ऐसे करते हैं, ये नहीं, करते कैसे हैं? डिजिटली। डिजिटली, डेबिट कार्ड से डिजिटली करते हैं। ठीक है, अब डिजिटली हम मान लो सिनेमा हॉल खुल गए है ना, उनके साथ जाओगे आप मूवी देखने? बहुत सारी मूवी है, बेल बॉटम है ना, चेहरा वेरा बहुत सारी आ रही है। वो जब मूवी देखने जाओगे, जब पॉपकॉर्न खरीदने जाओगे तो पेमेंट कैसे करोगे अगर डेबिट कार्ड से करनी है ना? डेबिट कार्ड से करनी कह रहे, वरना बहुत तरीके पेमेंट के, उनसे बोलेंगे कि पॉपकॉर्न की जगह हमारा जो है खून ले लो या ये कर लो, बहुत तरीके हैं। इतना महंगा भी तो आता है पॉपकॉर्न वहां पे, है ना? ऊपर से ऊपर उन्होंने वहां पे बोल दिया नाचोस भी खाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। फिर खून तो लिमिटेड ही होता है बॉडी में, है ना? 5 लीटर ही तो होता है करीबन, है ना? और आप लोगों को ये तो नहीं लगी, ये हम हमेशा बताते हैं क्लास में, जब ज्यादा साइंस पढ़ के ये मत सोचना कि कहीं पढ़ लेना आरबीसी हर 40-45 दिन में नया खून बनाती है। बेटा कहा तुम पॉपकॉर्न के लिए किडनी क्यों बेच रहे हो? तुम्हें तो किडनी की इतनी ज्यादा बेइज्जती पता है? बाहर निकल जाए गलत जगहों से, किडनी की मेरी मुझे वैल्यू नहीं है शरीर में मेरी कोई, पॉपकॉर्न के लिए बेच रहे हैं मुझे। मतलब मतलब कुछ सब आईफोन आईफोन तक तो फिर भी ठीक था, पॉपकॉर्न के लिए, है ना? थोड़ी मर्यादा रखिए, है ना? पॉपकॉर्न के लिए तो नहीं बेचेंगे ना, ये तो क्लियर है, तो सबको क्लियर है, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। वेरी गुड। हाँ, ये बता देते हैं, जब साइंस टेक में पढ़ते हैं ना, आरबीसी ब्लड हमारा 40-45 दिन में दोबारा रीजनरेट हो जाता है ना? लेकिन ये मत सोचिएगा कि इससे एक काम करते हैं ब्लड निकाल लेते हैं अपना, साफ हो जाएगा, आरओ में से पानी निकालते हैं। हम बार बार बताते हैं ये गलती नहीं करिएगा, लोगों ने करी है इसीलिए बता रहे हैं। कम नॉलेज बहुत डेंजरस होती है। ठीक है, वहां जाके पेमेंट करोगे, एक मशीन होती है, उसमें कार्ड डालते हैं, है ना? उस मशीन का क्या नाम होता है? तो हम सब ने बोला था हमने डेबिट कार्ड से पेमेंट करी, किसी ने ये नहीं बोला था नहीं हमने नहीं करी, हम तो जो है कैश देते हैं। सबने बोला हाँ हमें पता है ना? कुछ ने बोला कि हाँ हम डेबिट कार्ड से नहीं करते हैं, हाँ बस और भी ऑर्गन है।
है ना? बताओ उस मशीन को क्या कहते हैं? सर मैं तो मूवी देखने नहीं जाता। अच्छा, मूवी देखने नहीं जाते तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, डेबिट कार्ड से पेमेंट तो करी होगी। हाँ चलो, तुम बाहर नहीं है, कहीं तो जाते होगे। ईयरफोन्स जो ले आए ये तो खरीदे होंगे, अभी बोला कैश खरीदे थे, है ना? वेरी गुड, चलो तुम्हें नहीं, बाकी सब। अच्छा, वो मशीन कौन सी कंपनी की बनती है? कोई तो बनाएगा। पेमेंट टर्मिनल नहीं कहते उसको, बोलते हैं पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। अब वो कोई तो बनाएगा। मान लीजिए आपसे कहे यहाँ पर डेबिट कार्ड सबके पास आ गए, लेकिन वो मशीन किसी के पास नहीं, फिर क्या करोगे? हर जगह इंटरनेट नहीं है ना, आप बोलोगे सिंपल ऐप पे जाएंगे या वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से पेमेंट कर देंगे, है ना? लेकिन हर किसी के पास पेमेंट गेटवे तो नहीं होता, तो इसीलिए वो मशीन मैन्युफैक्चर करनी है ना? डेबिट कार्ड मैन्युफैक्चर भी तो करने हैं, डेबिट कार्ड भी तो मैन्युफैक्चर करने हैं। क्यूआर कोड के जो प्लास्टिक का वो लगाता है वो भी तो मैन्युफैक्चर करना है ना? ये सब मैन्युफैक्चर करने हैं, तो उसके लिए पैसा भी तो आना चाहिए। लोगों को प्रमोट भी तो करना है कि ये भी तो आप मैन्युफैक्चर करिए। कभी आपने सोचा स्टार्टअप के आइडिया में ये भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? ये तो हम सोच के बैठते हैं ये तो कोई दे ही रहा होगा, कहीं से बन ही रहे होंगे। और इसी वजह से इसकी शॉर्टेज आ रही है, क्योंकि कोई जो है इसमें प्रमोट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको प्रमोट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए एक फंड बना है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ओके, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसके अंडर है? ठीक है, किसके अंडर है? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई ने क्या बोला है? दैट दे विल इन्वेस्ट 500 crores in the payment infrastructure development fund, which will encourage the point of sale infrastructure for both physical and digital modes. सोचो पूरा पढ़ लेते, पॉइंट ऑफ सेल ही नहीं पता था क्या है, इतनी बार यूज किया है ना? इतनी बार यूज किया है। क्यूआर कोड तो स्कैन करके करते होंगे ना पेमेंट, है ना? तो उसको बोल क्या रहे हैं? वो भी पार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आरबीआई ने इनिशियल कंट्रीब्यूशन दिया है 250 करोड़, एंड जो है आधा फंड आगे से देखते हैं कैसे लेके आएगा। वो कंट्रीब्यूशन जो है कहां से आएगा? कार्ड जो इशू कर रहे हैं, वीजा, मास्टर पे, ये सब नेटवर्क्स देंगे बाकी का पैसा। ठीक है, हाफ ऑफ द फंड विल बी बाय आरबीआई एंड हाफ ऑफ द फंड विल कम फ्रॉम अदर पेमेंट गेटवेज या फिर बैंकिंग कार्ड नेटवर्क्स। अब क्या है, रिकरिंग कंट्रीब्यूशन भी आएंगे कि आज 1 करोड़ दिए, फिर 2 महीने बाद 4 करोड़ दिए, ऐसे भी इसमें इन्वेस्टमेंट आती रहेगी। It will be governed by advisory council which will be managed and administered by RBI. ठीक है, managed and administered by RBI. The setting of this fund किस कौन सी कमेटी की बेसिस पे? On the basis of नंदन नीलेकानी कमेटी ऑन डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, आरबीआई ने एक फंड और एस्टैब्लिश किया था, एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड। ठीक है, फॉर रूरल इंडिया फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड। It is encouraging the deployment of digital payments in the tier 3 to tier 6 regions, यानी कि rural, town और semi urban areas, and special focus is on the northeastern state. It will target merchants providing essential services, ठीक है, hospital, healthcare facilities, kirana stores. This will subsidize bank and non-banks for deploying payment infrastructure based upon specific targets, यानी कि बैंक ही अपनी पीओएस सेल मशीन लगाए, लेकिन उसके लिए पैसा वो उस मर्चेंट की जगह वो पीआईडीएफ से ले। एंड these devices which will be included will be point of sale terminals। ठीक है, डेबिट कार्ड वाली मशीन, जैसे बोलते मशीन ले आओ डेबिट कार्ड वाली, कार्ड में उसको पॉइंट ऑफ सेल मशीन। जनरल या फिर जीपीआरएस सर्विस, मतलब वहां पर जो है इंटरनेट फैसिलिटी भी हो, उसमें कार्ड की फैसिलिटी हो, इंटरनेट हो वहां पर, और क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट सिस्टम, ये सब इंक्लूड होंगे इसके। ओके, वेरी गुड। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन? सर पीआईडीएफ क्या, थोड़ा सा क्या बेटा? पीआईडीएफ हाँ क्या है सर, क्या है, थोड़ा सा एक बार जस्ट। वही तो बता रहे थे इतनी देर से।
इतनी देर से वही बता रहे थे, थोड़ा सा पूरा बताया। तुम कहाँ खो गए थे? हाँ, वो क्यूआर कोड पे वो यादें आ गई थी कि जब जाते थे चाय पीते थे, क्यूआर कोड से स्कैन तो हम ही करते थे हमेशा। हाँ, आज तक अब याद आता है कि आज तक कभी चाय तक के पैसे नहीं दिए उन्होंने, है ना? नहीं सर, लिए थे सर। लिए थे, वही तो था, सेंटर के पीछे चाय वाला ही तो था, है ना? चलो, तो वहीं खो गए थे आप तो। ठीक है, वहीं खो गए। कहाँ कहाँ से खोना शुरू हुए, मतलब जब इतना देर से पढ़ा रहे कहाँ से खोए? एडवाइजरी काउंसिल की बात से। एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। तो पीआईडीएफ एक फंड है, पीआईडीएफ फंड है जो बना रहा है पेमेंट इंटरफेस को फंडिंग करने के लिए, ठीक है। जो एडवाइजरी काउंसिल है वो आरबीआई के अंडर होगा, उसको मैनेज करेगा। कमेटी नंदन नीलेकानी कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये बना है। एक एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड भी बनाया गया था, एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड भी बनाया गया था फॉर डिजिटल पेमेंट्स इन रूरल इंडिया, लास्ट माइल डिजिटल पेमेंट्स। लास्ट माइल मतलब एक्चुअली पेमेंट कर तो दी, पहुंचे कैसे, दैट वाज एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड। ये जो पीआईडीएफ है ये डिप्लॉयमेंट मतलब एनकरेज करेगा इन दोज एरियाज विच आर रिमोट एंड स्पेशल फोकस विल बी इन द नॉर्थ ईस्ट एरियाज। जो सर्विसेज हैं वो वहां प्रोवाइड करेंगे, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनके पास, ठीक है, मतलब जो एसेंशियल है पहले उन पे फोकस करेंगे, उन पर फोकस, जैसे मेडिकल स्टोर के पास होना जरूरी है, किराना स्टोर के पास होना जरूरी है। आप बस में जा रहे हैं, बस में अभी तक हमने कैश पेमेंट ही करी होगी ना टिकट की। मान लो 2 साल पहले जब प्री कोविड टाइम हम लोग बस में ट्रैवल किया होगा ना, है ना, मार्च से पहले बस में ट्रैवल किया होगा, तो टिकट कैसे खरीदते थे? आज तक कैश ही खरीदा है ना? बस के अंदर, हम बाहर से नहीं बोल रहे कि बाहर से टिकट काउंटर पे गए, वहां पे तो हो सकता है, बस के अंदर तो टिकट वैसे ही खरीदा होगा, ठीक है। अब लेकिन कोई कैश इतना लेके नहीं कैरी करता, है ना। सबसे बढ़िया है कि आप पेटीएम कर दें, लेकिन पेटीएम के लिए वहां पे क्यूआर कोड होना चाहिए, क्यूआर कोड के लिए बस वालों का बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो वो सब चीजों के लिए प्रोवाइड करेगी स्कीम, ठीक है। अब वो बस में वो क्यूआर कोड लगे, उसको सब्सिडाइज कौन करेगा? पीआईडीएफ, ठीक है, इसको सब्सिडाइज करेगा पीआईडीएफ। यहां तक समझ में आ रहा है हम लोगों को? वेरी गुड। ये तीन चीजों पे मेनली फोकस करेंगे, दैट इज पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, क्विक रिस्पॉन्स कोड एंड कार्ड और एंड जीपीआरएस फैसिलिटीज, ठीक है। ये सब चीजों पे मेन फोकस रहेगा। आर वी क्लियर? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन? वेरी गुड। ई रूपी अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है ना, लेटेस्ट लॉन्च। नहीं सुना आप लोगों ने ई रूपी के बारे में? सुना है कि नहीं सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? बताओ, अभी तो लॉन्च किया थोड़े दिन पहले मोदी जी ने। आपने आपने हाँ, क्या है जो सुना है तो बताइए क्या है। बहुत मस्त चीज है, इस पे क्वेश्चन आएगा इस बार, इस पे क्वेश्चन आएगा, क्या है बताइए। आओ, इसके लिए ना हम आपके लिए वीडियो ढूंढ के लाए हैं, ऐसे तो हर बार तो इतना बोरिंग तरीके से पढ़ाएंगे तो कैसे मजा आएगा, वीडियो में तो दिखानी चाहिए, कभी कभी मजा आएगा ना, है ना। तो इसके लिए आपके लिए वीडियो ढूंढ के लाए। वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे बताओ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र, ऑडिबल है? ठीक है। और लॉन्च हुआ है, वीडियो बनाई है, मोदी जी के चैनल पे अपलोडेड है, तो कैसे ना देखें, है ना, पूरा मान जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में आज विकास उन्मुखी और कल्याणकारी योजनाओं का सीधा और पूरा लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री जी के जो जो इसमें नाम है ना एप्स के, लिख लो, पेपर में आएंगे। कोविन पता होना चाहिए, कोविन किस चीज के लिए ऐप है। सिर्फ वीडियो का आनंद नहीं लेना है कि देखो कितनी बढ़िया बनाई है, वाह मोदी जी वाह, ये सब नहीं। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये डिजिटल पेमेंट इंटरफेस का पार्ट है, ठीक है। कोविन, कोविन आप लोगों को पता है, वहीं से वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन भी होता है। कोविन के बारे में जितना जान सकते हैं जान लेना। इसकी टैगलाइन क्या है? विनिंग ओवर
कोविड, कोविन। और विकास मंत्र सबका आधार सब लोग जानते हैं, है ना? आधार के बारे में सब लोग जानते हैं। साथ सबका विकास। फास्ट टैग के बारे में भी आप लोग जानते हो। दीक्षा स्कीम के बारे में लिख लो, दीक्षा स्कीम पढ़नी है। दीक्षा साफ पता रहा है, समझ में आ जाएगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर दीक्षा पता हो, यानी कि प्रोवाइडिंग डिजिटल एजुकेशन इन द स्कूल्स, है ना? का विश्वास की एक मजबूत ताकत है डिजिटल इंडिया। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM, है ना? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM। डिजिटल इंडिया के समाधान और भीम UPI, ये तो सब लोग को पता ही है। अब तो PM केयर्स से ऐसी तो पेमेंट करा होगा ना? PM केयर्स में जब किया था भीम या UPI से तो किया होगा। पेटीएम भी लेते थे वो तो, पेटीएम गूगल पे सब लेते हैं, ठीक है? तो ये डिजिटल पेमेंट की लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में लगातार डिजी लॉकर के बारे में पता होना चाहिए आपको क्या है, ठीक है? योगदान दे रहे हैं। ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स आज भारत को डिजिटल आरोग्य सेतु के बारे में पता होना चाहिए। सक्षम समाज के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए देखो हम आगे बढ़ा दे, कोई बुरा तो नहीं मानेगा कि मोदी जी को बीच में आगे बढ़ा दे, कोई सब लोग के हम टाइम के हिसाब से आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वी आर स्टॉपिंग इन कार्यकुशल, प्रभावी, ठीक है? और वर्ग ने समाज के हर एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम, देश के हर वर्ग ने समाज ये अब आपको ई रूपी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? ई रूपी के बारे में बता रहे हैं। के हर तबके ने टेक्नोलॉजी आधारित ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स को बहुत ही कार्यकुशल, प्रभावी और किफायती ये मशीन बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, ठीक है? ये दिस मशीन इज कॉल्ड एज POS टर्मिनल, तरीके से अपनाया है। दिस इज कॉल्ड एज QR कोड। इंडिया के इसी संकल्प को आगे बढ़ाती एक नई पहल है ई रूपी। यह भारत के सबसे सफलतम पेमेंट प्लेटफॉर्म भीम UPI पर आधारित है। अब सिंपल चीज बताते हैं, मान लो आपने हमें पैसे दिए, हमारा बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप बोलोगे अरे बैंक अकाउंट नहीं तुमको कैसे हम भीम UPI करें, है ना? क्या बोलोगे ना आप ऐसे? लेकिन अगर आप हमको एक पर्ची पे लिख के दे दे एक तरीके से कि 5000 रुपीज आपने हमें पर्ची पे दे दिया और हम कहीं भी जाके उस पर्ची को कैश करा लें, कितना अच्छा होगा। हमारे मोबाइल पे आपने हमें एक जैसे गूगल पे अभी करते हैं उसमें रिवॉर्ड्स नहीं आते, जैसे स्क्रैच करते हैं, ठीक है? उस स्क्रैच करते हैं, ऐसी अगर आपको 5000 की पेमेंट की जगह किसी को पेमेंट वाउचर दे दे 5000 रुपीज का और वो कहीं भी जाके उसको कैश कर ले, सही नहीं होगा? बस यही है ई रूपी। एक तरीके से गिफ्ट वाउचर नहीं होते, जैसे गिफ्ट वाउचर होते हैं ना, उसको कहीं भी जाके आप यूज कर सकते हैं, बस यही है वो। RBI स्वीकृत एक प्रीपेड ई वाउचर है जिसे NPCI यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वित्तीय सेवा विभाग और बैंकों के सहयोग से विकसित किया है। ई रूपी विशिष्ट सेवा के भुगतान के लिए लाभार्थी को जारी किया जाता है। विशिष्ट सेवा कौन सी होती है बच्चों? स्पेशल एंड एसेंशियल, विशिष्ट एंड उद्देश्य विशिष्ट, स्पेशल एंड एसेंशियल सर्विसेज। यह एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है, ठीक है? ऐसे SMS आएगा तो भी आप एक्सेप्ट होगा, QR कोड आएगा तो भी एक्सेप्ट होगा, जिसे लाभार्थी के मोबाइल पर भेजा जाता है। इस कोड के माध्यम से सेवा प्रदाता के अकाउंट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर किया जाता है। सरकारी संस्थाएं, कॉरपोरेट या कोई भी सेवा प्रायोजक अपने पार्टनर बैंक की मदद से ई रूपी वाउचर जनरेट कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र पर लाभार्थी ई रूपी के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र वाउचर के रूप में मिले QR कोड या SMS को स्कैन करेंगे। लाभार्थी के वेरिफिकेशन के लिए एक कोड लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन हो जाने पर तुरंत भुगतान होने की पुष्टि हो सकेगी। यह वाउचर कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस है। इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। यह पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वसनीय है। लाभार्थियों की निजी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय होती है।
ई-रूपी सुनिश्चित करता है सेवाओं की टारगेटेड और लीक प्रूफ डिलीवरी, वितरण प्रणाली के सरलीकरण के साथ साथ न्यूनतम प्रशासनिक लागत। ई-रूपी सरकारी योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक पहुंचाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। ठीक है, याद क्या करना है, इट इज अ प्रीपेड वाउचर, ई प्रीपेड वाउचर। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन आ सकता है, इज ई रूपी लाइक अ डिजिटल करेंसी? ये तो आ रहा है, ई रूपी वाला क्वेश्चन तो आ रहा है। ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आ ही रहा है। ठीक है, इज इट सेम एज डिजिटल करेंसी? नहीं, ई रूपी की सारी करेंसी सब रुपीज में होगी, ई रूपी नाम में रूपी है, इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ रूपी, इट इज जस्ट अ वे ऑफ हैविंग गिफ्ट वाउचर ऑफ रूपी। ठीक है, ई रूपी आप लोग थोड़ा समझे हैं क्या है, एक वाउचर है ये वाउचर है, ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, टू एक्सेस द बैंक सर्विसेज विदाउट इवन हैविंग अ बैंक अकाउंट। ठीक है, डायरेक्टली, अब आपको अपना बैंक अकाउंट देने की जरूरत नहीं है, यू कैन गेट दैट ई वाउचर और आप उसको किसी और चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ डिजिटल करेंसी? Is it different from a digital currency? Yes, it is totally different. Why? Because digital currency has its own value. Bitcoin हो गया, ठीक है, Bitcoin हो गया, Ether हो गया, ये अलग अलग they have their own values. लेकिन रुपी में ही ट्रांजैक्शन होगी, यूपी की ही वैल्यू है, और वो जो रुपी है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है, आरबीआई के पास। सो इट इज टोटली कंट्रोल्ड करेंसी। ठीक है, तो सेफ है। बनाया किसने है, एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये कौन से प्लेटफॉर्म पर है, इट विल बी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूपीआई। किसके साथ कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, ये बैंक कॉर्पोरेट बैंक के साथ भी काम कर रहा है, इसमें बेनिफिशियरी उनके मोबाइल नंबर से आइडेंटिफाई होंगे। ठीक है, तो इसके लिए यू नीड अ कंपल्सरीली यू नीड अ मोबाइल नंबर। ठीक है, इसके लिए कंपल्सरी यू नीड अ मोबाइल नंबर। यहां तक समझ में आ गया? नाउ देयर इज अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। ठीक है, उन्होंने पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए एक नया फ्रेमवर्क लगाया है, जिससे पेमेंट और सेटलमेंट किस तरीके से होगा। तो नया फ्रेमवर्क क्या कहता है कि जो लाइसेंस नॉन बैंक पेमेंट ऑपरेटर्स हैं, दे कैन नॉट आउटसोर्स देयर कोर्ट मैनेजमेंट फंक्शंस। ठीक है, दो नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, दे कैन नॉट आउटसोर्स देयर core management functions which include risk management, internal audit, compliance and decision making, such as determining compliance with KYC norm. For example, पेटीएम है, पेटीएम अपने कोर फंक्शन आउटसोर्स नहीं कर सकते कि पेटीएम का काम कौन कर रहा है, फोन पे, वो नहीं कर सकते, पेटीएम का काम पेटीएम ही करेगा। ठीक है, दूसरा, it will be applicable to all service providers whether located in India or abroad. ठीक है, whether located in India on or abroad, सबके लिए अवेलेबल होगा। It provides that PSO will carefully evaluate the need for outsourcing its critical processes and activities. मतलब वो बता लगाएंगे जो भी आउटसोर्सिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है, and it will be based upon a risk assessment. ये ऑब्जेक्टिव क्यों है, सो दैट मिनिमम स्टैंडर्ड्स हम प्रोवाइड करें फॉर द आउटसोर्सिंग। क्योंकि आपने मान लीजिए पेमेंट किया किसके भरोसे, पेटीएम के भरोसे, आपने पेमेंट किया पेटीएम के भरोसे, और वो वहां पे काम कौन कर रहा है, कोई और, तो आपका तो पैसा जा सकता है ना। तो इसीलिए मिनिमम आउटसोर्सिंग करनी है। ये नीड क्या है, वही साइबर अटैक से बचाने के लिए, और दूसरा इट इज फॉर हैविंग अ ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, पेमेंट सिस्टम क्या होता है, सेटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होते हैं, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर कौन होते हैं, जिनको पेमेंट करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है रिजर्व पे। रिजर्व पे का नाम सुना है, दैट इज अ पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर। ओके, यहां तक समझ में आया? आगे पढ़ना आजकल बहुत है, हाँ जल्दी बताओ। ठीक है, चलिए आगे कल कंटिन्यू करेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस
ठीक है, सेम सब्जेक्ट सेम फैकल्टी, ओके, सब कुछ सेम, लेकिन विद नॉट द सेम नॉलेज दैट यू हैव टुडे, कुछ नई नॉलेज गेन करके आइएगा, ठीक है, एटलीस्ट रिवाइज करके आइएगा, ओके। चलिए, विल कंटिन्यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच।